नमस्ते, जय हिंद। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स पर आप सभी का स्वागत है। जानेंगे इस वीडियो में बीते 24 घंटे में हुई प्रमुख घटनाएं। उससे पहले हेडलाइंस। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, वहीं चुपके से एक रशियन एक्ट पास किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर रूस, चीन, ईरान तीनों ने मिलकर के एक नौसेना अभ्यास को सक्सेसफुली कंडक्ट किया और यह अमेरिका के लिए सीधी चेतावनी बताई जा रही है। भारत के दिग्गज मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपना स्टेटमेंट दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अजय और दीवार की तरह बनकर के खड़े हैं और जब तक वो इस तरीके से खड़े हैं तब तक देश को कोई भी खतरा नहीं हो सकता। क्वाड में शामिल देश ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश के अंदर स्टेट ऑफ डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि इस देश में न सिर्फ भीषण आग बल्कि क्लाइमेट चेंज अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। भारत और जर्मनी के बीच एक नया माइलस्टोन कंप्लीट हुआ, जहां पर दोनों के बीच व्यापार लगभग $51 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है और यूरोप को होने वाला एक्सपोर्ट का करीब 25% सीधे जर्मनी को जा रहा है। इसी के साथ ईरान के अंदर हो रहे लगातार प्रदर्शन का अब इजरायल ने खुलकर के समर्थन करना शुरू कर दिया है। ये साफ संकेत है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट के अंदर चिंताएं कई गुना ज्यादा बढ़ सकती हैं। जानते हैं आज के इस वीडियो में इसी के साथ जुड़ी हुई 10 इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जहां पर सिर्फ फैक्ट्स और नंबर्स के बेसिस पर बात की जाएगी, कोई भी इधर उधर की बात नहीं, क्योंकि आपका समय कीमती है। और यदि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे और एपिसोड हम आपके लिए ला सकें। तो जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया को 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं और कुछ देशों पर आने वाले समय में टैरिफ भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसी बीच एक रशियन एक्ट भी पास किया जा रहा है, जो कि आज तक का अमेरिकी कांग्रेस का सबसे ताकतवर कानून है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने 7 से 8 जनवरी को अपनी तरफ से ग्रीन लाइट यानी कि मंजूरी दे दी है। अब रशियन एक्ट क्या है, जरा इसे समझते हैं। तो इस कानून का मुख्य उद्देश्य रूस की आय के बड़े स्रोत जैसे कि तेल, गैस और यूरेनियम पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाना, और इस एक्ट को एज अ टैरिफ ट्रंप इस्तेमाल करने वाले हैं। यह कानून राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वे उन सभी देशों से आने वाले सामानों पर कम से कम 500% तक का आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी लगा सके, जो कि रूस से तेल या यूरेनियम खरीदना जारी रखते हैं। और यह न केवल रूस बल्कि रूस के साथ साथ व्यापार करने वाले तीसरे देश जैसे कि भारत, चीन, ब्राजील पर भी प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति को हर 90 दिनों में यह निर्धारित करना होगा कि क्या रूस शांति वार्ता के लिए तैयार है। अगर रूस मान जाता है तो ये कठोर प्रतिबंध रूस पर नहीं लगेंगे, अन्यथा रूस पर ये प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालांकि ये हैरानी की बात है कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम भारी मात्रा में खरीदता है। दूसरी खबर दक्षिण अफ्रीका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन, रूस, ईरान ने मिलकर के एक ज्वाइंट नौसेना अभ्यास को कंप्लीट किया है। अब ये खबर भारत के कॉन्टेक्स्ट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के तटों पर ब्रिक्स प्लस देशों का संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है, जिसमें चीन, रूस, ईरान के युद्धपोत शामिल थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ईरान का सबसे बड़ा युद्धपोत मकरान भी इस अभ्यास का हिस्सा बना और अफ्रीका के अंदर बैठकर के 2 अलग अलग नेशंस को धमकी दी गई है। सीधे यह अभ्यास चेतावनी देता है अमेरिका को कि आपने साउथ अमेरिका के अंदर जो गुंडागर्दी कर ली है, स्पेशली वेनेजुएला के साथ, वो आप शायद अफ्रीका के अंदर ना कर पाए। इसी के साथ मिडिल ईस्ट के अंदर भी आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं। स्पेशली ईरान ने इस नौसेना अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की रडार लिस्ट में ईरान ऑलरेडी शामिल है। और जैसे ही युद्ध अभ्यास कंप्लीट होता है, वैसे ही ट्रंप प्रशासन ने इस अभ्यास को अमेरिका विरोध नीति करार दिया है। इसके जवाब में अमेरिका ने जर्मनी से मिडिल ईस्ट की ओर C-17 ग्लोब मास्टर और KC-135 टैंकर विमानों की आवाजाही बढ़ा दी है, जो कि सामान्यतः सैन्य हस्तक्षेप के संकेत हो सकते हैं। तीसरी खबर भारत के बिलियनियर मुकेश अंबानी जी के बयान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अजय डिक्लेयर किया है। दरअसल राजकोट के अंदर हो रहे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स की उथल पुथल पर टिप्पणी की है। अंबानी ने कहा कि बढ़ती वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सुरक्षित है, क्योंकि उनके पास प्रधानमंत्री मोदी के रूप में एक अजय सुरक्षा दीवार है। मुकेश अंबानी का ये बयान भारत के इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा भरोसा जताता है और इससे क्लियर होता है कि भारत सरकार व्यापार को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। वे जो वर्तमान सरकार की स्ट्रेटजीज और ऑटोनॉमी की तारीफ करते हैं, और खासकर तब जब भारत का तनाव सीधे रूस और अमेरिका की चल रही दुश्मनी में भारत फंसा हुआ है। अब इससे फायदा और नुकसान की बात की जाए तो फायदा ये है कि इंडस्ट्रीज जिस तरीके से सेफ फील कर रही हैं, भारत के अंदर FDI और ज्यादा बढ़ सकती है, और दूसरी तरफ ये दिखाता है कि ऐसे इंडस्ट्रीज सीधे सरकार के काफी ज्यादा क्लोज हैं। चौथी अपडेट की बात की जाए तो ग्रीनलैंड पर अमेरिका का बनाम डेनमार्क और मार्को रूबियो से मुलाकात हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पुष्टि की है कि वह अगले सप्ताह डेनिश अधिकारियों से ग्रीनलैंड के भविष्य
पर चर्चा करेंगे। अमेरिका का दावा है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड में रूस चीन को प्रभाव को रोकने के लिए विफल रहा, इसलिए अमेरिका को वहां सुरक्षा नियंत्रण की आवश्यकता है। अब अमेरिका का इसके पीछे क्या इंटेंशन है ये बात आप क्लियरली जानते हैं और यह नाटो के भीतर एक बड़ा विवाद पैदा कर रहा है। डेनमार्क ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया, जबकि अमेरिका इसे अंटार्कटिक सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बता रहा है। पांचवी खबर ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश के अंदर स्टेट ऑफ डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया है। दरअसल विक्टोरिया राज्य में भीषण झाड़ियों से आग के कारण आपदा की स्थिति घोषित की गई है। अब तक 3 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पूरी तरीके से जल चुकी है और 300 से भी ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई हैं। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और कनाडा से मदद मांगी है और ये जो घटनाएं ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगातार देखने को मिल रही हैं, इसके पीछे क्लाइमेट चेंज कारण और लगातार बड़े देशों का क्लाइमेट चेंज पर किसी भी तरीके का स्टेटमेंट ना देना या फिर अमेरिका का बड़े संस्थानों से बाहर निकल जाना, ये इसके भी बड़े संकेत है। वैश्विक सहयोग की कमी उजागर करती है और विशेष रूप से जब प्रमुख शक्तियां युद्ध में पूरी तरीके से व्यस्त हो चुकी हों। छठी अपडेट भारत और जर्मनी से, जहां पर भारत और जर्मनी ने एक नया माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है और दोनों देशों के बीच व्यापार $51 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच अहमदाबाद में आगामी बैठक से पहले ही कई व्यापारिक आंकड़े जारी किए गए हैं। डेटा यह कहता है कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार $51.23 अरब तक पहुंच चुका है, जो कि यूरोपियन यूनियन के होने वाला एक्सपोर्ट का करीब 25% है। अगर इसके जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट की बात की जाए तो अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए भारत अब यूरोप के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को और ज्यादा गहरा कर रहा है और जर्मनी भारत में नवा सबसे बड़ा निवेशक बन चुका है। अब भारत अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्स इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने अभी भी भारत पर 50% टैरिफ इंपोज कर रखे हैं, जिससे भारत का एक्सपोर्ट्स अमेरिका में कई गुना ज्यादा महंगा हो चुका है। बात करें 7वीं अपडेट की तो भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से सामने निकल के आ रही है, जहां पर म्यांमार के अंदर भी अब कई सुरक्षा चिंताएं पैदा हो रही हैं। दरअसल म्यांमार के अंदर जुंटा शासन द्वारा आयोजित आम चुनावों के लिए आज दूसरे दौर का मतदान हो रहा है। विपक्षी दलों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इन चुनावों को धोखा करार दिया है। भारत के लिए चिंता का विषय म्यांमार से होने वाली घुसपैठ साइबर अपराध केंद्रों से है, जहां पर रिसेंटली भारत ने काफी बड़ा रेस्क्यू किया था और आगे चल के भारत के लिए कई और दिक्कतें हो सकती हैं। पड़ोसी देशों के अंदर आपने खुद देखा होगा कि बहुत सारी अनस्टेबिलिटी शुरू हो चुकी है, फिर चाहे वो बांग्लादेश की बात हो, पड़ोसी देश पाक की बात हो, चीन तो ऑलरेडी हमारे सिर पर बैठ करके दुश्मनी वसूल रहा है और अब म्यांमार के अंदर भी ऐसी घुसपैठ शुरू हो चुकी है। हालांकि भारत ने लगातार उन भारतीयों को यहां से रेस्क्यू करना शुरू किया है जो कि गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। 8वीं अपडेट की बात की जाए तो ईरान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ईरान के अंदर विद्रोह का 14वां यानी कि 14th डे हो चुका है और अब तक करीब 192 लोग हताहत हुए हैं। दरअसल ईरानी रियाल के पतन और आर्थिक तंगी से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल चुका है। मानवाधिकार समूह यानी कि IHR ने पुष्टि की है कि पिछले 2 हफ्ता में सुरक्षा बलों की कार्यवाही में कम से कम 192 लोग हताहत हुए हैं। अगर डिटेली बात की जाए तो तेहरान और मशहद जैसे शहरों में खमेनी को साफ करने के नारे लगाए जा रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। यह स्थिति 1979 की क्रांति के बाद ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। अमेरिका के समर्थन और राजा पहलवी की सक्रियता ने इसे वैश्विक या फिर कहें शासन परिवर्तन रिजीम चेंज अभियानों में पूरी तरीके से बदल दिया है। अब देखते हैं कि आगे चल के यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है। नवी अपडेट की बात की जाए तो ये खुद इजरायल या फिर कहें मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इजरायल ने खुलकर के ईरानी प्रदर्शनकारियों को समर्थन करना शुरू कर दिया है। जहां इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने एक वीडियो संदेश जारी कर ईरानी जनता को स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थन खुले तौर पर करना शुरू कर दिया है। इजरायल का यह कदम ईरान को सीधे टकराव और तेज कर सकता है। इजरायली सेना ने अमेरिकी हस्तक्षेप की संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को हाई अलर्ट पर रखा है, यानी कि अमेरिका या तो सीधे ईरान के साथ किसी बड़ी चीज की तैयारी कर सकता है या फिर इजरायल को उकसा करके अपना काम निकाल सकता है। लास्ट यानी कि 10वीं अपडेट इथियोपिया इरिट्रिया सीमा युद्ध से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक और नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप 10 कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच 2026 की रिपोर्ट के अनुसार हॉर्न ऑफ अफ्रीका में तनाव बढ़ गया है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद द्वारा समुद्र तक पहुंच बनाने वाले दबों ने इरिट्रिया में सैन्य लामबंदी के लिए मंजूरी दे दी है और यह क्षेत्र वैश्विक समुद्र व्यापार यानी कि लाल सागर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर इस तरीके की अनस्टेबिलिटी भविष्य में कई और देशों के लिए व्यापार बाधित कर सकती है। तो ये है वो टॉप 10 इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि बीते 24 घंटों में हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। यदि आपको एपिसोड पसंद आया है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।